बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी FYP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का MDC ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, MDC फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र और MDC का सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा इन तीनों ही सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में। तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए आप हमारे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल का हर अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज की लिंक मिलेगा, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर शेयर किया हुआ मिल जाएगा। और आपको अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना हो, डिजिटल एजुकेशन पढ़ना हो, मैथमेटिकल कॉम्प्यूटर थिंकिंग एनालिसिस पढ़ना हो, अंडरस्टैंड ये सारे के सारे हमारे चैनल प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जाइए देखिए, मस्त से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है। पहला ही सवाल आपको ज्योग्राफी में पूछा सकता है कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, जैसे हम लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसके आपको सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ होगा, यहाँ पर OGF नहीं ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अब पहले ही हम बताया हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत ही क्या है, रस्मी विषय है, क्योंकि पृथ्वी का उत्पत्ति माना जाता है भाई बड़ा चट्टानों से निर्माण हुआ है। पृथ्वी कब, कहाँ और कैसे ही उत्पन्न हुई, इसका सही उत्तर आज तक तो कोई नहीं दे पाया। प्राचीन काल में धार्मिक परिकल्पनाओं द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ हमारे पास दिए गए ज्ञान को हम लोग विज्ञान तो नहीं मानते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी इतनी उन्नति नहीं कर पाया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, इन पृथ्वी जो जन्म हुआ है उसके बारे में कोई परफेक्ट हमें बता सके। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न किया है और अपनी परिकल्पनाएं सिद्ध की है। और पृथ्वी जैसे हम लोग जानते हैं सौरमंडल का एक सदस्य है और उसकी उत्पत्ति जो है अन्य ग्रहों से भिन्न नहीं हो सकती। अतः विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सौरमंडल की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। नवीन कल्पनाओं और सिद्धांतों में कुछ विद्वानों देखिए अपने अपने कह सकते हैं यहाँ पर सिद्धांत दिए, जिसमें पहला है बफन की परिकल्पना। ठीक है, दूसरा है इमानुएल कांट की वायु की राशि परिकल्पना, फिर तीसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, चौथा है लाकियर का उल्का परिकल्पना, फिर चैम्बरबिल तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, फिर है जीन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पना, फिर रसेल की द्वितारक परिकल्पना और होयल तथा लिटिनटन की जो नवतारा परिकल्पना। यानी टोटल आपसे बच्चों यहाँ पर 8 परिकल्पनाओं के बारे में जानना है। तो बिग बैंग थ्योरी, आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या सिद्धांत इसके बारे में बताया हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आधुनिक विज्ञान है वो आविष्कार और नवीन तकनीक के विकास में अनेक नए सिद्धांत यहाँ पर दिए गए। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के स्थान पर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, पर इसी सोच के परिणाम है जिसमें वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं। बिग बैंग क्या है, एक आधुनिकतम कैसे परिकल्पना है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कह सकते हैं जो वैज्ञानिक हमारे पास आधार पर स्पष्ट करता है। इस परिकल्पना से पहले वैज्ञानिक मानते थे ब्रह्मांड का कोई भी आदि अंत नहीं है, वो अनंत है, परंतु बिग बैंग जो सिद्धांत दिया गया उसके बाद से ब्रह्मांड को अनंत नहीं माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताया हुआ है कि ये जो श्रेय है एडविन हबल को दिया जाता है, जिसने 1920 में पाया किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है, समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे दूर होती चली जाती। इस सिद्धांत को सबसे पहले समर्थन 1964 में आर्नो पेरियस तथा रॉबर्ट विल्सन ने किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत कॉस्मिक रेडिएशन से इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, फिर बिग बैंग के अनुसार बताया हुआ है कि समझ जो हमारे पास ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटा गोलक पर केंद्रित था। इसमें एक एटम अथवा एकांकी का नाम दिया गया था। एकांकी पर पदार्थ का जो न्यूनतम आयतन तथा अनंत तापमान एवं घनत्व कम था। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस समय तक जो पदार्थ थे और ऊर्जा एक ही बिंदु पर थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस घटना से पहले क्या हुआ था इसका किसी को कोई अनुमान नहीं। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तारित होता चला गया और आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती चली गई। यह विस्तारित आज भी जारी है और बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पकाल से ही बृहद यहाँ विस्तार हुआ है। इसके बाद विस्तार की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनटों में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग के फिर 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग माना जाता है 4500 डिग्री केल्विन गिर गया और जो पदार्थ है हमारे पास परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। प्रारंभिक अवस्था के बाद यह गुब्बारों की भांति फूल गया और इसका जो तापमान और आकार है हमारे ब्रह्मांड के आकार के बराबर हो गया। बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में हमें कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं, जिसे बताया हुआ यहाँ पर कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती चली गई और ब्रह्मांड का आकार बढ़ गया। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थों की उपस्थिति ये सिद्धांत के पक्ष में बताई गई है। ठीक है,
फिर अगला हमारे पास बिग बैंग जो कह सकते हैं के पक्ष में जो प्रमाण मिले। बहुत से वैज्ञानिकों का विचार है कि बिग बैंग जैसा बड़ा विस्फोट किसी व्यवस्था में संभव नहीं पाया। यह विस्फोट की अपेक्षा विस्तार को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें, ठीक है। और हम अंतरिक्ष के एकांकी के रूप में आग के छोटे से गोली परिकल्पना करते हैं, पर विद्वानों का विचार है कि बिग बैंग से पहले जो था हमारे पास वो अंतरिक्ष का निर्माण नहीं हुआ था, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया आपसी बच्चों ज्योग्राफी का। अब हमारे पास देखिए बस सवाल बताते चलूंगा, आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। जिससे पहला ये कि डिस्कस द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, यानी नगरीय अधिवास बसाव जिसे कहा जाता है, के प्रकार एवं प्रतिरूपों का आपको वर्णन करना है। दूसरा संसाधन क्या, और ये सवाल तो आप लोग खुद से बनेंगे, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वर्तमान में उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका वर्गीकरण करना है। फिर तीसरा हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर कह सकते हैं आप लोग, तो सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। फिर चौथा पॉइंट है विश्व में जनसंख्या वितरण जो है उसके प्रतिरूपों को क्या करना है, वर्णन करना है। फिर अगला हमारे पास है भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों की वर्तमान जो स्थिति, यानी हमारे भारत में जैसे हम लोग जानते हैं डिस्को कंपनी का आपने नाम सुना होगा, टाटा एंड आयरन स्टील ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपने नाम सुना होगा। तो भारत में लोहा एवं इस्पात जो उद्योग है हमारे पास उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी समस्याओं पे क्या करना है, आपको वर्णन करना है। फिर अगला सवाल है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, यानी कह सकते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ, मानव की उत्पत्ति और उसका जो विकास हुआ था उस पर क्या करना है, आपको चर्चा करना है, ये बताया हुआ है। फिर अगला है वायुमंडल के जो विभिन्न परतें हैं, चाहे हम लोग जानते हैं हमारे पास संताप मंडल है, आयन मंडल है, कुछ हिंदी में नाम याद नहीं, आप लोग बांट लीजिएगा। वायुमंडल की जो विभिन्न परतों की बनावट और उसके विशेषताओं को वर्णन करना है। फिर भूगोल की जो हमारे पास प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। तो आप में से जो भी बच्चों ने ज्योग्राफी रखा होगा एमडीसी में उसे पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बना के चल जाइएगा, आराम से पास मार्क्स आप लोग अचीव कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा अचीव करिएगा, नो डाउट। देखिए अगला है हमारे पास है एमडीसी फिलोसॉफी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे ही बच्चे पहले से अगर जागरूक रहते, थोड़ा पढ़ने के प्रति इच्छुक रहते, तो मैं आपसे ही बच्चों को एमडीसी का पेपर पढ़ा भी देता, नो डाउट नहीं पढ़ा देता, जिस प्रकार मैंने हिस्ट्री का बताया ये बताया। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आप बोलिएगा कि सर पढ़ा देना, तो भाई नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि एमडीसी हर बच्चे को देख के चलना पड़ता है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो। तो इसलिए मैं बड़ों से बता दे रहा हूँ, आप लोग जहाँ से इंटरनेट है आपके पास नोट्स है तो वहां से इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए वेदों का क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। फिर अगला है वैदिक मंत्रों की जो विभिन्न व्याख्याएं होती है उनका आपको वर्णन करना है, डिस्कस द वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक हिम्स, ठीक है। फिर उपनिषदों के मुख्य जो दार्शनिक सिद्धांतों का क्या करना है, उल्लेख करना है, तो डिस्कस द मेन फिलोसॉफिकल थ्योरीज ऑफ द उपनिषद। फिर इसी सवाल को देखिए दूसरा तरीके से पूछा सकता है कि ब्रह्म के संबंध में उपनिषदों की धारणा स्पष्ट करे, उपनिषदों की आत्मा के विचारों का वर्णन करें, या उपनिषदों में जो हमारे वर्णित जगत विचार है उनका संक्षेप में आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो एक ही सवाल देखिए कितने तरीके से आप लोग बना सकते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गीता के अनुसार योग की जो अवधारणा है वो पूरी तरह स्पष्ट करें, यानी गिव अ फुल एक्सपोजिशन ऑफ योगा एज टॉट इन द गीता, ठीक है। यहाँ पे इसी सवाल को देखिए दूसरा तरीके पूछ सकता है कि यह बतलाइए कि गीता किस प्रकार ज्ञान भक्ति एवं कर्म मार्गों के बीच समन्वय स्थापित करने को प्रयास करती है, ये भी बताना है। सो हाउ द गीता ट्राइज टू सिंथेसाइज द पाथ ऑफ ज्ञान भक्ति एंड कर्म, ठीक है। और इसी को हिंदी में लिख लीजिएगा तो दूसरा पूछ सकता है कि गीता के कर्म योग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, या फिर गीता के अनुसार कर्म योग के स्वरूप तथा जो उसका महत्व है उसका आपको विवेचना करना है। अगला सवाल जैन धर्म संबंधित है कि जैन धर्म के प्राचीन जो इतिहास है उसका संक्षिप्त में परिचय देना है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। फिर बौद्ध दर्शन के बारे में बताना, यानी बुद्धिज्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म के अनुसार चार जो आर्य सत्य है, ठीक है, उनकी पूर्ण व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन क्लियरली द फोर नोबल ट्रूथ्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। या फिर महात्मा बुद्ध के जो चार आर्य सत्य है उनका वर्णन करना है, या फिर जो टिप्पणी लिखना है आपको बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं तथा उनका महत्व के बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है निर्वाण प्राप्ति के लिए जो गौतम बुद्ध थे उनके अष्टांग जो मार्ग थे वो 8 मार्गों की चर्चा करनी है। फिर देकार्ता के संदेह की विधि का आपको समझाना है, उसकी क्या सीमाएं थी, लिमिटेशन क्या थी। फिर लॉक के जो ज्ञान सिद्धांत था उसका वर्णन करना है आपको। फिर वर्कले का जो ईश्वर के प्रति
जो अवधारणा था वो आपको बताना पड़ेगा। फिर प्लेटो के ज्ञान मीमांसा एवं मत संबंधी विचारों को वर्णन करना है अथवा ज्ञान मीमांसा पर नोट लिखना है। फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो महत्व है संक्षिप्त में उनके जीवनी को व्यक्त करना है, या फिर कह सकते हैं आइडियाज के रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका ईश्वर के प्रति विषय पर क्या विचार था, उनका आपको ये बताना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहा, महात्मा गांधी की अहिंसा की जो अवधारणा थी उसके आलोचनात्मक आपको क्या करना पड़ेगा, इसका विवेचना करना पड़ेगा। क्रिटिकली डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये वाला सवाल आपके एमडीसी फिलोसॉफी के पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छा सवाल है, नोट डाउन करिएगा। अब देखिए, जिन बच्चों का एमडीसी सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, तो पहला ही समाजशास्त्र की परिभाषा दे तथा इसके प्रकृति एवं क्षेत्रों की चर्चा करें। फिर समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख करें, आधुनिक इसके महत्व की विवेचना करें, विश्व में क्या है। फिर समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। फिर कह सकते हैं प्रथा को परिभाषित करें, प्रथाओं और लोकाचारों के अंतर स्पष्ट करें। और फिर संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषता उल्लेख करें। और सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक कौन से बताएं। और समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और इसके बाद भी देखिए एमडीसी का एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन जो एमडीसी करेंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी आप सही बच्चों जो भी सब्जेक्ट एमडीसी का, तो वो भी सपोज आपको बता दिया जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।